और देशों के बारे में बात करने के बाद आज बारी है एक ऐसे देश की जो दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरे नंबर पर आता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कनाडा की। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे संविधान में कनाडा से वह कौन कौन सी नीतियाँ ली गई जो आज भी हमारे लिए काम कर रही हैं। पहले नंबर पर है फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब संघीय ढांचा लेकिन मजबूत केंद्र। भारत में भी कनाडा की तरह दो स्तर की सरकारें होती हैं, जिसमें पहली है केंद्र सरकार और दूसरी है राज्य सरकार। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में केंद्र सरकार को ज्यादा ताकत दी गई है। मतलब अगर किसी भी फैसले को लेकर राज्य सरकार या केंद्र सरकार में टकराव हो जाता है तो केंद्र सरकार का फैसला ज्यादा प्रभावी रहेगा। दूसरे नंबर पर है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, मतलब गवर्नर की नियुक्ति केंद्र द्वारा। कनाडा की तरह भारत देश में भी गवर्नर की नियुक्ति राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार करती है, और ऐसा इसलिए भी किया गया ताकि केंद्र सरकारें राज्यों की सरकारों पर नजर रख सके और जरूरत पड़ने पर नियंत्रण बनाने में भी आसानी हो। तीसरे नंबर पर है डिवीजन ऑफ पावर, मतलब केंद्र और राज्य की सरकारों में शक्तियों का बंटवारा। इसमें 3 तरह की लिस्ट आती है, जिसमें पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। तो पहले नंबर पर मैं बात करूंगी यूनियन लिस्ट, मतलब संघ सूची। इसके अंतर्गत वो विषय आते हैं जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, क्योंकि ये विषय ऐसे होते हैं जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं। जिसमें पहला है डिफेंस, दूसरा है फॉरेन अफेयर्स, तीसरा है रेलवेज और एयरवेज, चौथा है पोस्टल सर्विस और पांचवा है करेंसी एंड बैंकिंग। मतलब साफ है, अगर देश की सुरक्षा की बात हो या विदेश से संबंध बनाने की, तो यह काम राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार करती है। दूसरे नंबर पर है स्टेट लिस्ट, मतलब राज्य सूची। इसके अंतर्गत वो विषय आते हैं जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, जैसे कि पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट्स जैसे नगर पालिका और पंचायत, और लिकर लॉस, मतलब शराब और नशे से जुड़े कानून। और यह नियम इसलिए भी बनाए गए क्योंकि हमारे भारत देश में हर राज्य की अलग खेती, अलग भाषा और एक अलग ही समाज होता है। अब बारी है तीसरी लिस्ट की, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे समवर्ती सूची भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन अगर दोनों सरकारों के बीच किसी विषय को लेकर टकराव होता है तो केंद्र सरकार का कानून लागू किया जाता है, जिसमें है एजुकेशन, मैरिज एंड डाइवोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट और क्रिमिनल लॉज। इन तीनों लिस्ट के अलावा भी कुछ ऐसे नियम जो सामने आ जाते हैं जिन्हें हमारे संविधान में नहीं दिया गया है, उन्हें रेसिडरी पावर्स के अंदर रखा गया है। इसे इस तरीके से समझिए कि शुरुआती दौर में कंप्यूटर और इंटरनेट नहीं था, ये संविधान लिखने के बहुत बाद में आए, जिनसे जुड़े क्राइम अक्सर हमारे सामने आते रहते हैं। तो समय के हिसाब से आने वाले नए नियम व विषय पर कानून बनाने का हक भी सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है। अब बारी है 5वें नंबर की, एडवाइजरी रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी भूमिका। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ विवादों को हल करना नहीं बल्कि सरकार को किसी भी संवैधानिक या कानूनी विषय पर सलाह देना भी हो सकता है। सरकार किसी भी कानूनी विषय पर सुप्रीम कोर्ट की भी सलाह ले सकती है। अब बारी है 6वें नंबर की, सेंटर्स पावर्स ओवर प्रोविंसेस, मतलब केंद्र का राज्यों पर अधिकार। कनाडा की तरह भारत देश की केंद्रीय सरकार के पास भी यह अधिकार है कि राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए किसी भी नियम से अगर उन्हें आपत्ति है तो वह आगे आकर उसे रद्द कर सकती है।